हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। अगर आप पंजाब मास्टर केडर, हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलने जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। आज हम पांचवें विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गारसदा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में जाना था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वाली वीडियो देख लें, ताकि आप क्रम से आगे बढ़ते हुए चलें। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पांचवें विद्वान हुए हैं। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाता है कि आचार्य शुक्ल का जन्म कब हुआ, इसलिए हमें इसे भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। और इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कब प्रकाशित हुआ? जो हुआ 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के नाम के साथ साथ अगर हम उनके सन को भी साथ में पढ़ेंगे तो हमें ये भी साथ में अच्छे से याद रह जाएगा। और ये प्रकाशक कहाँ से हुआ था? ये प्रकाशक हुआ था नागरी प्रचारणी सभा काशी से। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। जनवरी 1929 में यह पुस्तक पहले नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उस भूमिका के आरंभ एवं अंत में बहुत सी बातें बढ़ाकर शुक्ल जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया। कहने का भाव ये है कि सबसे पहले जनवरी 1929 ईस्वी का समय था, जो उस समय जो ये वाली पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा एक प्रकाशित ग्रंथ था जिसका नाम था हिंदी शब्द सागर। और जो उस ग्रंथ की भूमिका थी, उस पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये पुस्तक जो थी वो प्रकाशित हुई थी। बाद में जो वो वाली भूमिका थी उसमें अंत में और आरंभ में बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा कर लिख दी। किसने? शुक्ल जी ने। और इसे स्वतंत्र रूप में प्रकाशित करवाया। तो इस ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है पहले वो किस पुस्तक की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हमें कहना है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, जो कहाँ से प्रकाशित थी? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। और कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। जी हाँ। और आपको हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी को भी फॉलो करना है, ताकि आपको आने वाली वीडियो अच्छे से मिल सकें। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की भाषा की। इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो थी हिंदी भाषा। जी हाँ, इस ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा। और इस ग्रंथ की पद्धति कौन सी थी? वो थी विधेयवादी पद्धति। जी हाँ, इस ग्रंथ की पद्धति थी विधेयवादी पद्धति। पद्धतियों के संबंध में हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। विधेयवादी पद्धति के जो जनक थे वो 3 थे। और सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जी हाँ, हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और जो ये ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का ग्रंथ था, जो इसमें कवि कितने थे? इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवि थे। इस ग्रंथ में लगभग 1000 कवि थे। और इस ग्रंथ का आरंभ है जो सिद्धों की वाणियों से किया गया था। अर्थात इस ग्रंथ का आरंभ है जो सिद्धों की वाणियों से किया गया था।
ये प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया गया है। तो हमें ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ को टिक करना है। जी हाँ। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक साथी भी थे जिन्होंने इस ग्रंथ के संबंध में उनकी सहायता की थी, उनका सहयोग दिया था उनको। किसने दिया था? केदारनाथ पाठक। ए जय ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सहयोग दिया, तो वो थे केदारनाथ पाठक। और इस ग्रंथ को लिखने के लिए विशेष सामग्री ग्रहण की थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वो सभी ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके नाम भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे मिश्रबंधु विनोद है, इसके रचयिता हैं मिश्रबंधु। और कविता कौमुदी रचना है, इसके रचयिता हैं रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी गोविंद रत्नमाला है, श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। और ब्रजमाधुरी सार है, जो विजोगहरी द्वारा रचित है। इन सभी बातों को हमें याद करते हुए चलना है। और आपको क्या करना है, साथ साथ में अपने नोट्स तैयार करने हैं ताकि आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर सकें। और हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किए गए काल विभाजन की। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया था, सभी इतिहासकार उसके साथ सहमत प्रकट करते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 भागों में बांटा था। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले वीर कथा काल है, फिर पूर्व मध्य काल है, फिर उत्तर मध्य काल है और फिर गद्य काल है। और आचार्य राम शुक्ल ने दोहरा नामकरण की प्रवृत्ति भी चलाई थी। जैसे उन्होंने वीर कथा काल कहा किसको? आदिकाल को। पूर्व मध्य काल कहकर पुकारा भक्ति काल को। उत्तर मध्य काल कहकर पुकारा रीतिकाल को। और गद्य काल आधुनिक काल को। इस प्रकार दोहरे नामकरण की परंपरा भी शुरुआत से इन्होंने ही चलाई थी। और अब हम बात करते हैं कि वीरगाथा काल का समय कौन सा था। वीरगाथा काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसका समय था विक्रमी संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। जी हाँ, 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। और जो ये वीरगाथा काल था, इसको इन्होंने आगे 2 भागों में बांटा हुआ था। जैसे पहला भाग था अपभ्रंश काल या प्रकृतावास हिंदी काल। ये भी पूछा जाता है कि प्रकृतावास हिंदी काल किसने पुकारा था, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसका समय था 1050 से 1200 विक्रमी संवत। और जो दूसरा भाग था वीरगाथा काल, वो था 1200 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। अब हम बात करते हैं भक्ति काल की, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से पुकारा शुक्ल जी ने। और इसकी समय सीमा क्या थी? विक्रमी संवत 1375 से लेकर विक्रमी संवत 1700 तक। और फिर उत्तर मध्य काल जो रीतिकाल है, इसकी समय सीमा थी विक्रमी संवत 1700 से लेकर विक्रमी संवत 1900 तक। और जो चौथा काल है आधुनिक काल, इसकी समय सीमा क्या थी? विक्रमी संवत 1900 से लेकर विक्रमी संवत 1984 तक। जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में यही समय सीमा लिखी हुई है। और इन्होंने आधुनिक काल के जो गद्य काल था, उसके 3 वेद किए थे। जैसे प्रथमोत्थान, द्वितीयोत्थान, ये 3 वेद इन्होंने किए थे। और जो भक्ति काल था, इनको निम्न 4 भागों में बांटा था। कैसे? पहले उसके 2 भाग किए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर उनको आगे निर्गुण को ज्ञानश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा में बांटा। और सगुण को कृष्ण काव्य धारा और रामाश्री काव्य धारा में बांटा। जी हाँ। और जो ये ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री काव्य धारा हैं, ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए थे। और ज्ञानश्री को संत काव्य और ब्रह्मश्री को सूफी काव्य कहा गया था। ये किसने कहा था? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। और इसी प्रकार कृष्णश्री काव्य को कृष्ण काव्य और रामश्री काव्य को राम काव्य के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम संत काव्य के प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है?
कबीर जी को, सूफी काव्य के जयसी जी को, कृष्ण काव्य के सूरदास जी को और राम काव्य के तुलसीदास जी को पुकारा जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आदिकाल करेंगे, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, आप सभी को ये सभी डाउट क्लियर होते जाएंगे और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि कौन सा काल कैसे आगे आगे चलकर किन किन भागों में बढ़ता है और कौन से कवि किस काल में आते हैं और कितनी प्रसिद्धि हासिल करते हैं। जी हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया था और नामकरण वही है, वीरगाथा काल आदिकाल को, भक्ति काल पूर्व मध्य काल को, रीति काल उत्तर मध्य काल को और गद्य काल आधुनिक काल को। और भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया था। जैसे पहले निर्गुण काव्य धारा, फिर और सगुण। निर्गुण को आगे 2 में ज्ञानश्री और प्रेमाश्री, सगुण को आगे 2 में कृष्णश्री और रामश्री। ज्ञानश्री को संत काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाश्री को सूफी काव्य भी कहा जाता है, कृष्णश्री को कृष्ण काव्य भी कहा जाता है और रामश्री को राम काव्य भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य और प्रमुख रचनाओं की। कई बार पेपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इन रचनाओं में से एक रचना देकर भी पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है। अन्य रचनाओं में एक तो यही है, इसका ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और फिर इन्हों की दूसरी रचना है रासमीमांसा जो सिद्धांतिक समीक्षा है। और तीसरी रचना है गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर। और चौथी है महाकवि सूरदास, ये वैवाहिक समीक्षा है। और पांचवी है चिंतामणि जिसके 4 भाग हैं और ये क्या है, ये निबंध है। और छठी है विश्व प्रपंच, ये एक दर्शन है। और इनका एक काव्य संग्रह भी है जो मधुश्रुत है, ये प्रश्न पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। और इन्होंने संपादन कार्य भी किया था जिसमें जैसी ग्रंथावली और नागरी प्रचारणी पत्रिका में सहयोग दिया। और ऐसे हमने आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पढ़ा है और हमने उसके ग्रंथ के बारे में पढ़ा है। चलिए रिवीजन करते हैं। उनके ग्रंथ का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ, 1929 ईस्वी में। कहाँ से, नागरी प्रचारणी सभा काशी से। पहले ये भूमिका के रूप में था। किस पुस्तक की भूमिका थी, हिंदी शब्द सागर की। कहाँ से प्रकाशित थी, नागरी प्रचारणी सभा काशी से। और कब हुई थी, जनवरी 1929 में। बाद में मध्य 1929 के मध्य में जाकर उसकी भूमिका को आगे और पीछे बढ़ा दिया गया और फिर ये स्वतंत्र रूप में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गया ग्रंथ। तो वह कौन सा बन गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हम इस ग्रंथ की भाषा के बारे में बात करते हैं जो हिंदी भाषा में था। और पद्धति विधेयवादी पद्धति थी। कवि थे जो वो थे 1000 कवि। इन्हीं में से कोई प्रश्न आ सकता है कि भाषा कौन सी थी, पद्धति कौन सी थी, कवि कितने थे, कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ। हमें यही बस 7-8 बातें याद कर कर आगे बढ़ना है। और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये रिवीजन के साथ साथ हमारे अच्छे से याद रहती जाएंगी। इनके सहयोगी कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। केदारनाथ पाठक थे। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका आरंभ सिद्धों की वानियों से होता है, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र जी द्वारा रचित है। और विशेष सामग्री ग्रहण की थी मिश्र बंधु विनोद से, कविता कौमुदी से, हिंदी कविता रत्नमाला से और ब्रजमगरी सार से। जी हाँ, इस प्रकार इन्होंने काल विभाजन भी किया था। भक्ति काल को बांटा था। इन्होंने रीति काल का कोई काल विभाजन नहीं किया था। रीति काल का जो काल विभाजन था वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। जी हाँ, तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझा गई होगी और आपको हमेशा याद रहेगी। अपने नोट्स बनाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। अगर इस वीडियो का PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।